नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक उपन्यास। आज का हमारा शीर्षक रहेगा उपन्यासों की विकास यात्रा के अंतर्गत चतुर्थ उत्थान आधुनिक बोध के उपन्यास। आज की कक्षा में हम धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता सहित अन्य अति महत्वपूर्ण आधुनिक उपन्यासकारों एवं उनके उपन्यासों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व में भी हमने उपन्यास से संबंधित कई हमारी कक्षाएं हो गई हैं। उपन्यास खूब सारे लिखे गए हैं, वर्तमान में भी लिखे जा रहे हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इसकी तैयारी की भी आवश्यकता है। बात करें पिछली कक्षा की तो हमने संजीव कुमार आखिरी लेखक पढ़े थे। इनको पुनः एक बार देख लेते हैं संजीव जी को और उसके बाद आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रमुख इनके 3 हैं, किसानगढ़ का अहेरी सर्कस, पांवतले की दूब। तो किसानगढ़ के अहेरी में अवध के सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। 81 में लिखा है। 84 में इन्होंने सर्कस लिखा, सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। 86 में लिखा सावधान नीचे आग है, झरिया क्षेत्र के कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। 1990 में लिखा धार, कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले की दूब अर्थात घास 1995 झारखंड की जनजाति और उनके आंदोलनों का चित्रण है। कुल मिला के इनका अगर आप कार्य क्षेत्र देखते हैं तो अपना जो निम्न मध्यम वर्ग है, झारखंड की जनजातियां हैं, खनन करने वाले मजदूर हैं, इन सब के जीवन पर आधारित उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। जंगल जहां शुरू होता है 2000 में लिखा है, पूछा हुआ है पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या पर आधारित है। जैसा मैंने कहा कि इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो इनका रिसर्च का क्षेत्र है, जो इनके लेखन का क्षेत्र है, वह है गरीब मजदूर जनजातियां, उनके जीवन में किस प्रकार अत्याचार होते हैं, किस प्रकार वे परिस्थितियों से लड़कर उनके जीवन का रूप परिवर्तित होकर वो डाकू बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इनके उपन्यासों में देखने को मिलेंगी। अगला है सूत्राधार, लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित, 2003 में लिखा, और आकाश चंपा इन्होंने लिखा है 2008 में। संजीव को वर्तमान समय में काफ़ी पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इनके लगभग सभी उपन्यासों को याद रखिएगा। ठीक, अब आज की जो कक्षा है चतुर्थ उत्थान आधुनिक बोध के उपन्यास, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप हिंदी नेटशाला पर तो लगातार कक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन हिंदी बुकशाला चैनल पर आपका रुझान काफ़ी कम है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जो नए परीक्षार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इसी चैनल का एक अन्य भाग भी है हिंदी बुकशाला, जहाँ पर हम आपके सिलेबस में सम्मिलित रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आप नेट परीक्षा दे रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, आपके आसपास कोई एमए कर रहा है, प्राइवेट बीए कर रहा है, या आप टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में जो आपकी रचनाएं लगी हुई हैं, जो किताबें लगी हुई है, वह सभी की सभी आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, जहाँ से भी हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हों, हिंदी बुकशाला पर मैं सर्वप्रथम उन्हीं पुस्तकों को करवा रही हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के सिलेबस में निर्धारित हैं। तो कृपया करके आप सभी लोगों को जो ये एक किताबों के लिए एक निःशुल्क सुविधा मिल रही है, इसका लाभ उठाइए। आपको करना क्या है, पढ़ने के लिए तो ये वाला चैनल है, बस अपने दैनिक कार्य करते हुए वीडियो को ऑन करना है, स्पीकर ऑन करना है और उन किताबों को सुन लेना है। बाकी अन्य बहुत सारी रचनाएं इस पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यूपी के यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो लास्ट तारीख नज़दीक आने वाली है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भर दीजिएगा। आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं, रचनाएं देख लेते हैं। कवि भी हैं, उपन्यासकार हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक गीति नाट्य की श्रेणी में आता है और बार बार पूछा भी जाता है। अब उपन्यास देखते हैं। गुनाहों का देवता 1949, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी। सूरज का 7वां घोड़ा 1952, अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। आगे देखते हैं राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देखते हैं। अब भाई इनके दोनों ही पूछे जा रहे हैं, तो अब इसमें आप कौन सा इम्पोर्टेंट है ये नहीं लगा सकते हम, क्योंकि दोनों पूछे जा रहे हैं। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 52,
असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण। हम स्वयं भी जानते हैं कि राजेंद्र यादव का विवाह हुआ था मनु भंडारी से। ठीक है, मनु भंडारी हमारी बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका रही हैं, लेकिन यह एक असफल दाम्पत्य जीवन इनका रहा। इनकी एक पुत्री भी है, शायद नाम रजनी था। तो इनका असफल, तो उसका भी झलक इनके लेखन कार्य में देखने को मिलेगी। उखड़े हुए लोग 56, नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन, कुलटा 58, शह और मात 59, युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन, 1 इंच मुस्कान, अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण, और ये इन दोनों पति पत्नी ने सामूहिक रूप से लिखा था। अनदेखे अनजाने पुल 1963, एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन, मंत्रविद 1967। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पति मनु भंडारी के साथ में की है। तो ये सारा आकाश बन गया, प्रेत बोलते हैं सारा आकाश बन गया, और उसमें क्या है, असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। मोहन राकेश को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी दिखेगा, उनके लेखन कार्य में भी दिखेगा कि उनके असफल दाम्पत्य जीवन का प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ा है। क्योंकि आप कितना भी मुक्त होकर मुक्त भाव से लिखिए, लेकिन जो आपके जीवन में आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनका प्रभाव, उनकी छाप आपके लेखन कार्य पर अवश्य पड़ेगी। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि और उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं परंतु 1940, एक तारा 52, सांचा 56, द्वाभा 57, जो 64, किशोर 69, 30, 40, 50, 73, अनदेखी, दर्द के पैबंद 74, द्यूत 76, किस लिए 75, आंख मेरी बाकी उनका 83 और लापता 84। ठीक है, एक तारा देख लीजिएगा इनका 1952 वाला, बाकी आप देख सकते हैं। नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं, नरेश मेहता भी कवि हैं और उसके बाद उपन्यासकार हैं, और इनकी एक रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी, संशय की एक रात। ठीक, आगे बढ़ते, डूबते मस्तूल 54, कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण। यह पथ बंधु था, आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन 1962। धूमकेतु एक श्रुति 1962, बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण। 2 एकांत आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन 64 में। नदी यशस्वी है 1967, उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। प्रथम फाल्गुन 68, महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण। उत्तर कथा भाग 1, मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण 79। उत्तर कथा भाग 2 1982। आपको सर्वाधिक जो याद रखना है वह यह है कि यह पथबंधु था, आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन 1962 में इन्होंने किया है। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। गिरिधर गोपाल के उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर 54, इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासे 69, 69, मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है। कंदील और कुहासे गिरिधर गोपाल का आपको याद रखना है। एक गिरिधर गोपाल राय हैं जो भारतेंदु के पिता हैं, वो अलग हैं, और ये आधुनिक उपन्यासकार हैं गिरिधर गोपाल, दोनों ही अलग अलग हैं। अब आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यासों को देखते हैं। सोया हुआ जल 54 एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, कुत्ते के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण 77 में हुआ। शून्य चौखट 81, बालक के स्वभाव का चित्रण। अब शून्य चौखट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बाकी ना भी रखो तो काम चल जाएगा। ये कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। कांच की घंटियाँ और भी इनकी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा पढ़नी है। कवि के रूप में आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ज़्यादा याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बता रही हूँ मैं आपको। अब आ जाते हैं कमलेश्वर के। कमलेश्वर जी क्या कह रहे हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक सड़क 57 1957 में लिखा, लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण। डाक बंगला 59, मातृहीन कथा नायिका इरा के संघर्ष कथा का चित्रण। लौटे हुए मुसाफिर 61, सांप्रदायिक समस्या का चित्रण। समुद्र में खोया हुआ 67, क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा और पुत्र वीरन की कथा। आदमी
ये भी ठीक है। काली आंधी 1974 स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण और आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976 मध्य वर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी वही बात 80 मध्यम वर्गीय स्त्री और विसंगति और भटकाव का चित्रण सुबह दोपहर शाम 1980 स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण रेगिस्तान 88 आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण और कितने पाकिस्तान 2000। कमलेश्वर की जो कीर्ति है वह है कितने पाकिस्तान। इन्होंने यहाँ विषय वस्तु नहीं देनी चाहिए थी। सर्वाधिक पूछा जाता है यह उपन्यास। भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक दंगों पर आधारित, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, सांप्रदायिक विभाजन की जो समस्या है, देश विभाजन की जो समस्या है, उस पर आधारित ये उपन्यास है कितने पाकिस्तान। इसके अलावा अगर ये इनकी पूछा जाए तो इनका सुबह दोपहर शाम भी पूछा हुआ है, इनकी वही बात भी पूछा और तीसरा आदमी, ये तीनों भी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। लेकिन कितने पाकिस्तान 2000, कमलेश्वर और भारत विभाजन की समस्या पर आधारित, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। भारत विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा पत्र में देखने को अवश्य मिलेगा। कौन कौन से हैं? झूठा सच यशपाल का, तमस भीष्म साहनी का, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, और भी हैं पर ये महत्वपूर्ण हैं, ये वो हैं जो पूछे जाते हैं। तमस उपन्यास हिंदी बुकशाला पर हम पढ़ चुके हैं। मैला आंचल आपके सिलेबस में है, बुकशाला पर है। जितने भी नाटक हैं बुकशाला पर है। आषाढ़ का एक दिन हो या जयशंकर प्रसाद के नाटक हो वो हैं। रामचरितमानस है वो भी बुकशाला पर है। कहानियाँ भी हैं, निबंध भी हैं, बहुत कुछ है, बस आपको देखना बाकी है। जल्दी से देख लीजिए, फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो अन्य मित्रों को जोड़िएगा, और आप पहली बार है तो बार बार कहूँगी प्लेलिस्ट चेक करिए, कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिए, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। और जो नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी। अब लगातार आपको ये उपन्यास पढ़कर सुनाऊंगी तो आप बोरियत फील ना करने लगें, इसलिए बीच में इधर उधर की मैं बातें कर लेती हूँ। अब कई दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, कारण ये था कि गांव में लाइट की समस्या चल रही है, तो लाइट आती नहीं है तो आपके लिए भी नहीं बन पाता है ना। कई सारी चीज़ें हैं जो गाँव में रह कर, कुछ समस्याएँ जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य, उसका बचपन 57, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 74, दूसरा ना कोई 78, दर्द ला दवा 80, गुजरा हुआ जमाना 80, काला कोलाज 79, नर नारी 96, माया लोक 99, एक नौकरानी की डायरी 2000। आपको जो अच्छा लगे इसमें से याद कर लीजिए। काला कोलाज को वैद्य ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज याद रख लीजिएगा, सब वैद्य जी का है काला कोलाज। लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार हैं, कवि भी हैं उपन्यासकार भी हैं। देख लेते हैं। खाली कुर्सी की आत्मा 58, समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा 65, जीवन की अस्वीकृतियों निरर्थकताओं आदि का चित्रण। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 65, कोयला और आकृतियाँ 70, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण। सफ़ेद चेहरा 71, एक रोमानी कथा। टेराकोटा 71, महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन। तीसरा प्रसंग 72, ठीक है। मुंशी रायजादा ये भी है। अब आपको टेराकोटा देख लेना है, क्यों? क्योंकि ये महाभारत की कथा पर आधारित है। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का खिलौना। मोहन राकेश के 3 अन्य उपन्यासों की रचना की है, जो ये है। अंधेरे बंद कमरे 1961, दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरिवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। न आने वाला कल एक पहाड़ी प्रदेश की मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है, 68 में है। और 72 अंतराल स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता का अंकन है, चित्रण है अंतराल में। तो देखिए ये 2 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मैं हो जाती हूँ। अंतराल मोहन राकेश का है, 1972 में लिखा है, और स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का इसमें चित्रण है। और एक और है ऐसे ही कुछ कथा, उसको लेकर यह है अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा जी कहाँ गए? तो निर्मल वर्मा जी का जो अंतिम अरण्य है वह भी कुछ ऐसा ही है। तो इन अंतिम अरण्य जो है वो निर्मल वर्मा का है, और ये जो अंतराल है यह है मोहन राकेश का। ये दोनों अलग अलग हैं, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जा रहे हैं। और मोहन राकेश की तो सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, मोहन राकेश की कहानी भी इम्पोर्टेंट है, मोहन राकेश के
उपन्यास भी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा लिखे भी नहीं है, 3 ही लिखे बेचारे ने, याद कर लीजिएगा। राजकुमार चौधरी, राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। नदी बहती थी 62, सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण याद रखना है भाई। शहर था शहर नहीं था 66, मछली मरी हुई 66, समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण, मछली मरी हुई भाई याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में अति प्रासंगिक जो है ये विषय है। देहगाथा 66, मुक्त यौनाचार का चित्रण, 20 रानियों के बाइस्कोप, फिल्मी जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों का चित्रण किया गया है। 1972 में इन्होंने ये काम किया है। तो कुल मिला के देखें तो राजकुमल चौधरी अति आधुनिक उपन्यासकार, आप इनको कह सकते हो, जो अति आधुनिक विषय हैं उनको अपने इसमें उठाया हुआ है। अब मछली मरी हुई की कथा वस्तु याद रखिएगा, समलैंगिकवादी स्त्रियों के व्यवहार का और मानसिकता का चित्रण, यानी लेस्बियन जो समाज है जिसे हम वर्तमान में लेस्बियन कहकर संबोधित करते हैं, उसका आपको इसमें चित्रण मिलेगा, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाले चेतना के उपन्यासकार हैं। जस यहाँ पर मिल गया अंतिम अरण्य, यस यही मैं आपको कह रही थी। अंतराल 1972 में लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, और अंतिम अरण्य लिखा गया है निर्मल वर्मा के द्वारा, और ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने कहा। इनके भैया 4-5 उपन्यास हैं, 5 हैं, लेकिन इसमें से 4 आपको रटने हैं, याद करने, और परीक्षा में आएंगे भी और आए भी हैं। वे दिन 1964, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित लाल टीन की छत, एक व्यसंधी की लड़की की मानसिकता का चित्रण इन्होंने 74 में कर दिया, और 79 में इन्होंने लिख दिया एक चिथड़ा सुख, विट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी, रात का रिपोर्टर, नवासी, आतंक और विश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन, अंतिम अरण्य 2000। एक बात याद आ रही है, बीच में बता दे रही हूँ आपको, आपका एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। कविता क्या है निबंध को मैंने दोबारा आपको हिंदी बुकशाला पे करवाया है। तो कविता क्या है एक लंबा निबंध है, जहाँ से आपके बहुत सारी परीक्षाओं में गद्यांश बनते हैं, स्थापना तर्क वाले प्रश्न बनते हैं, और बाकी तो एज ए निबंध जितने उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो पूछे ही जाएंगे। तो कविता क्या है निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बुकशाला पर पुनः करवा दिया है, तो उसको आप सब देख लीजिएगा जिन जिन के भी वो सिलेबस में है। दुष्यंत कुमार कवि उपन्यासकार हैं। छोटे छोटे सवाल 64, कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन, आंगन में एक वृक्ष 69, एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण। वाह वाह वाह, ये आंगन में एक वृक्ष, इसको अवश्य पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार और इस प्रकार है। अब भाई ये देखिएगा कि इसको ये थोड़ा जल्दी जल्दी करके अब इसको समाप्त करने की ओर है, क्योंकि अब जिन्होंने ज़्यादा लिखे उनका तो चित्रण हो ही गया। अब जिनके 1-1, 2-2 हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, और इसके बाद फिर हमारी महिला उपन्यासकार रह जाएंगी, ठीक है, और फिर हम इसको जल्दी ही समाप्त करेंगे। उपन्यास गद्य विधा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। आप देख लेते हैं रमेश बस्ती 18, सूरज के पौधे 65, मध्य वर्ग के क्षोभ विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार 68, महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले संबंधों का चित्रण। ओम प्रकाश कुछ जिंदगियां, समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण 68। दीपक बेमतलब, गिरीश अस्थाना धूप छा रंग 70, द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। मुक्तिबोध का विपात्र पूछा हुआ है 1970, मध्य वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण। प्रमोद सिन्हा उसका शहर, आधुनिक बोध का चित्रण 70। आगे बढ़ेंगे इब्राहिम शरीफ अंधेरे के साथ 1972, एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कथा। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास 75, दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण। महीप सिंह यह भी नहीं, स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंधों का अंकन। भीमसेन त्यागी नंगा शहर, आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भाव्यत स्थिति का अंकन। विपिन कुमार बीती आप 78, साहित्यकारों के जीवन का चित्रण। रमेश चंद्र सिन्हा सोमा चरित्र, मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन 80 में कर दिया। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है 2 भाग में लिखा है, नारी शोषण का चित्रण है। और 84 में जो दूसरा भाग लिखा उसमें था चुनाव राजनीति का सजीव अंकन। तो रविंद्र कालिया का देख लीजिएगा, दूधनाथ सिंह का देख लीजिएगा आखिरी कलाम जो रचना है वह जायसी की प्रसिद्ध है, इनका उपन्यास है 2003 में लिखा है।
बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। गिरीश अस्थाना का धूप छां रंग युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक, लोग यशवंत गिरिराज किशोर के देख लेते हैं। लोग सॉरी 1966 यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संत्रांश का चित्रण है। चिड़ियाघर 68 में लिखा है रोजगार दफ्तर की जिंदगी का अंकन है। यात्रा 71 में लिखा है पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। जुगलबंदी 73 में लिखा है अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग का उदय। 74 में लिखा है इंद्र सूने। 78 में लिखा है फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास है दावेदार। 79 में लिखा है यथा प्रस्तावित। 82 में लिखा है सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है भैया, और इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। तीसरी सत्ता 82 आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। 84 में कर दिया। तीसरी सत्ता परिशिष्ट दोनों पर लगाइएगा। यथा प्रस्तावित पूछा हुआ है। असलाहा 87 वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण। अंतर्ध्वंस 90 तीसरी दुनिया के देशों में युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। अंतर्ध्वंस देखते हो ना आप, आते ना, कभी कनाडा में शोषण हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। ढाई घर 91 मनुष्य समाज और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमिटिया 1999 महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित। और एक आग दरिया है 2007। एक आग दरिया है को लगाइए। पहला गिरमिटिया आपको रट लेना है, बार बार पूछा जाता है। अब काफ़ी सारे हमने पढ़ लिए, अगर आप इनमें से भी याद कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर ले जाओगे, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। और आज हम इसको अंत नहीं कर पाएंगे, काफ़ी कुछ इसमें बच गया है, तो इस काफ़ी कुछ में से थोड़ा सा कर लेते हैं। महेश भल्ला एक पति के नोट्स, आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या। 67 में लिखा है दूसरी तरफ प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण। उड़ने के पेशतर 87 प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण। 2 देश और तीसरी उदासी 97। तो एक पति के नोट्स के लिए महेंद्र भल्ला काफ़ी विख्यात व्यक्ति हैं, तो इसको देखिएगा। बाकी कल की कक्षा में पढ़ेंगे, इतना भी आप कर लेंगे तो काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।